आईटी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक देखने की कोशिश करें। कैसे भी करके टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देखते रहें, क्योंकि इसमें मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, करीबन पूरा जो भी इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन को आधे पौने घंटे की वीडियो में ही कवर करने की कोशिश करेंगे कि पूरा अच्छा खासा पेपर इसी से आ जाए। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट ईयर का करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले थ्योरी पे देखते हैं। एक ही वीडियो है बनाऊंगा, इसमें आपको कैसे भी करके टाइम निकाल के देखना है, विशेष निवेदन है इस बात का। तो इसमें सबसे पहले जो वीडियो देखते हैं, जैसे पहला चैप्टर इसमें सुरक्षा प्रैक्टिस और हाथ डिवाइस। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। ऑप्शन है आपके सामने पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण, अपशिष्ट संग्रहण। तो इसमें सही आंसर है आपका भस्मीकरण, ऑप्शन सी इसका भस्मीकरण इसका सही आंसर। क्वेश्चन दूसरा, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है। पिछले भाग का जो रंग होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन है पीला, नीला, सफ़ेद, पीला, हरा। तो इसमें सही आंसर है इसका सी वाला पीला आंसर इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो इस सुरक्षा चिन्ह का चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेध चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन सी सूचनात्मक चिन्ह। क्वेश्चन चौथा है, बिजली उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हेलोन प्रकार का, बी ऑप्शन है जाग प्रकार का, सी ऑप्शन है गैस कारतूस और डी है संग्रहित दबाव। तो इसका जो आंसर है पहला ही है हेलोन प्रकार का। पांचवा क्वेश्चन है, अग्नि का समन क्या है। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पिंसर का क्या उपयोग है। तो पिंसर का जो उपयोग है, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना, लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना। ऑप्शन डी है छोटी वस्तु पकड़ना जहाँ उंगली ना पहुँचे। तो इसका सही आंसर है लकड़ी से पिन तथा कीलें निकालना। सातवां क्वेश्चन है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, पेट में अधिक सूजन, होंठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही है। आठवां क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए किया था जहाँ छाती और पेट में चोट हो। तो शेपर विधि, मुंह से मुंह और मुंह से नाक। और डी है नेसल की भुजा ऊपर पीछे दबाव। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नौवां क्वेश्चन है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो इसमें विद्यालय, संरक्षित, अनसंरक्षित, पैदल क्रॉसिंग। तो डी ऑप्शन इसका सही है, पैदल क्रॉसिंग। 10वां क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन बी है क्रेन और सीलिंग। वीडियो में कुछ ज़्यादा रट्टा नहीं मानना, आपको वाली समझना है थोड़ा सा। वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाता है कौन सा क्वेश्चन है ये। अब जैसे कि 11वां क्वेश्चन है, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं टेपर सेक बिट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो इसमें ऑप्शन पहले है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो तार का हुक और लूप बनाने में जो प्लायर का उपयोग किया जाता है, राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, इस औजार का नाम क्या है। तो इस औजार का जो नाम है वो डायगोनल, डी ऑप्शन डायगोनल कटिंग प्लायर। 15वां क्वेश्चन है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो इसका सही आंसर अग्नि से ईंधन अलग करना। पीपीई की गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है खतरों को सह सकता है, इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन सी अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है, कम लागत। तो खतरों को सह सकता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 मिनट। एक टनल आदि के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है।
कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रीति का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो त्रिभुजाकार रीति, ऑप्शन सी आंसर सही है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो चोट लगे हुए भाग को पर दबाव डालना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, इस हथौड़े का नाम क्या है? तो क्लॉ हथौड़ा इसका सही आंसर है, पहला ही क्लॉ हथौड़ा। कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसमें दिख रहा है सी वाला, स्टैंडर्ड वायर गेज। सी ऑप्शन इसका सही, स्टैंडर्ड वायर गेज। 22वां क्वेश्चन है, 5S संकलन में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर है स्टेप 4। इस रेती का नाम क्या है? ये ऐसी रेती आपको एग्जाम में बनी हुई मिलेगी, इम्पोर्टेंट है ये वाली रेती है। तो इसको बोलते हैं रास्प कट रेती बोलते हैं इसको, पहला ही क्वेश्चन सही है, पहला ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो बेहोश रहना, बुलावे पर उत्तर ना देना। तो पहला ही ऑप्शन इसका वो पूरी तरह, ऑप्शन डी इसका सही आंसर, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। 25वां क्वेश्चन है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति के स्रोत के संपर्क में है? तो ऑप्शन इसका डी है, संयोजक को अलग करके आपूर्ति को बंद कर दें। संयोजक को अलग करके आपूर्ति को बंद कर दें। तो ये इस वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर एक अच्छे से देख लेना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन और बताऊंगा, 4-6 क्वेश्चन, वो तो कंफर्म आते ही हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो के लास्ट में जाके मैं बताऊंगा वो चीज़ आपको। अब इसमें अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसमें पढ़ना है ट्रांसफार्मर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसमें आप ट्रांसफार्मर को देख लेना। ये है पहला ही क्वेश्चन है, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल रिले का क्या कार्य है? ऑप्शन ए कह रहा है उच्च तापमान से सुरक्षा, तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा, टैप में दबाव लोडिंग से सुरक्षा, अति भार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा। तो ऑप्शन इसका डी आंसर सही है, अति भार और लघु पतन से दोनों से सुरक्षा। ध्यान रखना, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा, बड़े ट्रांसफार्मर तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है? बड़े तांबे के नुकसान को कम करने के लिए ऑप्शन ए पटलित कोर का उपयोग, कोर मोटाई को कम करके, रवा उन्मुख कोर का उपयोग करके, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके। तो ऑप्शन इसका डी सही है, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके बड़े ट्रांसफार्मर तांबे का नुकसान कम किया जाता है। क्वेश्चन तीसरा है, धारा ट्रांसफार्मर का कोर क्रम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? बोझ को, ऑप्शन ए है बोझ को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी है उच्च स्तर ढाल को रोकने के लिए, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। चौथा क्वेश्चन है, यदि दो ट्रांसफार्मर समांतर में जुड़े हैं तो कौन सी शर्त पूरी होना चाहिए? ऑप्शन ए है समान क्षमता, ऑप्शन बी है समान ध्रुवीयता, ऑप्शन सी है वही शीतलन या इसी प्रकार। तो समान ध्रुवीयता इसका बी ऑप्शन इसका सही है, समान ध्रुवीयता। पांचवा क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है? बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर का क्या फ़ायदा है? तांबे के उपयोग को कम करता है, स्ट्रेस हानि कम करता है, भंवर धारा हानि को कम करता है, कोर के लिए जगह कम करता है। तो तांबे के उपयोग को कम करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छठवां क्वेश्चन है, बिजली ट्रांसफार्मर टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, ऑप्शन सी द्वितीय वोल्टेज स्थिर बनाए रखना, अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। तो इसका सही आंसर है वोल्टेज, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। सातवां क्वेश्चन है, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? ऑप्शन ए है उदासीन बिंदु से टैपिंग को विसंयोजित करने के लिए, ऑप्शन बी है डायवर्टर से के चलते हुए संपर्क को विरोध करने के लिए, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, बाइंडिंग के लिए, ये विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। तो इसका संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग को कम करने के लिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
8वां क्वेश्चन है, यदि नमी युक्त ट्रांसफार्मर तेल को क्रैकर परीक्षण के लिए रखा जाए तो कौन सा संकेत है? एकल फ्लैश ओवर घटित होता है, एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है, एक गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। तेल क्रैकर टेस्ट विधि में एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है, तो ऑप्शन इसका बी आंसर सही है। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ऑप्शन ए है अधिक हानियाँ, ऑप्शन बी है वजन में भारी, ऑप्शन सी है खराब वोल्टेज विनियमन, ऑप्शन डी है द्वितीय वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, द्वितीय वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में, प्राथमिक और स्टार में द्वितीय वाइंडिंग के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर है 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। 11वां क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रण किया जाता है? सिलिका जेल का उपयोग करके, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करके, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम जेली का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिका जेल का उपयोग करके। सिलिका जेल का उपयोग कर लेंगे तो ट्रांसफार्मर में जो नमी रहती है वो ब्रीदर के माध्यम से सोख ली जाती है। 12वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ताम्र हानि को कम करें, स्ट्रेस हानि को कम करें, यांत्रिक क्षति को कम करें, भंवर धारा हानि को कम करें। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, भंवर धारा हानि को कम करें। 13वां क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का अंदर कैसे लगाया जाता है? मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लॉस का कैसे पता करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है इसका, लघु परिपथ टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का पता कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर की इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन जे और खास है, बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? तेल प्राकृतिक ठंडा, तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा, तेल बलित हवा ठंडा, तेल प्राकृतिक पानी बलित। तो इसका सही आंसर है तेल प्राकृतिक ठंडा, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में किस हानि का निर्धारण किया जाता है? एक चीज़ ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट और लघु पतित एक ही शब्द होता है, तो इससे जो पता चलता है वो ताम्र हानि का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? ओपन सर्किट के द्वारा किया जाता है हिस्टैरिसीस हानि, केवल भंवर धारा हानि, ताम्र हानि, ऑप्शन डी है कोर हानि। तो कोर हानि इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन भी अच्छे से आप ध्यान रखना, ऐसा कैसा ही छपा हुआ आ जाता है। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? वायु को ट्रांसफार्मर, आयरन को ट्रांसफार्मर, रिंग को ट्रांसफार्मर, फेराइट को ट्रांसफार्मर। तो वायु को ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्वेश्चन इसी में ही से आएंगे, कुछ वैसे ज़्यादा नहीं आएंगे बाहर से। 18वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? तो इसमें जो है 93% सिलिकॉन होता है और 7% 93% स्टील होता है, 7% सिलिकॉन होता है। 19वां क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? अनुप्रयोग उच्च आवृत्ति का अनुप्रयोग, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव होता है? सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक खुला रहता है, मतलब दूसरी वाइंडिंग खुली रहती है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो होता है सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी, ये चीज़ है इसमें। अब 21वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार ट्रांसफार्मर, और डी है ऑडी प्रकार का। तो ऑप्शन सी इसका, बी आंसर इसका सही है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। 22वां क्वेश्चन है, 100 kVA तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? 100 kVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण लाइनों के लिए कूलिंग की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है मजबूर तेल ठंडा करना, वायु विस्फोटक विधि, तेल का जबरन, प्राकृतिक वायु विधि। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, प्राकृतिक वायु विधि। 23वां क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। 24 का क्वेश्चन है, 2 ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है?
और उसका ऑप्शन जो सी दिख रहा है कलानुक्रम, सी ऑप्शन इसका सही है, कलानुक्रम। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का कारण क्या है? ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, नमी के कारण। तो नमी के कारण इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर के सभी क्वेश्चन हैं, इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में। अब इसके लिए अब अगले चैप्टर का जो है वो देखते हैं, इसमें कौन सा है। वीडियो को लास्ट तक आप देखना, लास्ट में मैं कुछ और 4-6 क्वेश्चन वो बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम में आना ही हर साल, मतलब हर पेपर में आते ही है। 5वां देखते हैं इसमें सेल बैटरी वाला। इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन इंपोर्टेंट चैप्टर सेल बैटरी वाला भी। समांतर एवं परिपथ में दिए गए सेल को विपरीत ध्रुवता के संयोजन किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? अगर सेल एवं को प्लस माइनस का उल्टा कनेक्शन कर दिया तो क्या होगा? वोल्टेज शून्य हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, लघु पतित हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसका लघु पतित हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर अपन जैसे प्लस का प्लस से और माइनस माइनस अगर इनके उल्टे जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? लघु पतित हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डिजिटल घड़ियों में क्वेश्चन दूसरा, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः जो तेल प्रयोग किया जाता है वो सेल प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा किया जाता है? सी वाला, वो बी वाला ऑप्शन सही है, लिथियम सेल का प्रयोग किया जाता है डिजिटल घड़ियों में। ध्यान रखना, डिजिटल घड़ियों में लिथियम सेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन तीसरा, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है? सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सीसा अम्ल सेल में उपयोग किया जाता है विद्युत अपघटन के रूप में। चौथा क्वेश्चन है कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है फोटोवोल्टाइक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो ऑप्शन इसका ए सही है, फोटोवोल्टाइक सेल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इम्पोर्टेंट तो सभी ही हैं, आपको बस कुछ नहीं करना, वीडियो को देखते रहना इसमें और थोड़ा सा समझते रहना कौन सी का क्या आंसर है। 5वां क्वेश्चन है सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है नए विद्युत अपघटन से बदलकर, नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आविष्ट करके, बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आविष्ट करके। तो बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आविष्ट करके। 6वां क्वेश्चन है बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है इसका वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी वाला, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन जो दिख रहा है, एम्पियर हावर्स। तो इसको एम्पियर घंटा भी बोलते हैं, एम्पियर हावर्स भी बोलते हैं। डी आंसर इसका सही है। इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? जो ये सर्किट दिया है ऐसा का ऐसा ही एग्जाम में बना हुआ आएगा, आपको इसको पहचानना है ये कौन सा सर्किट है। तो SCR उपयोग इन्वर्टर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। परिपथ का कुल वोल्टेज कितना है? तो ये क्वेश्चन आपको इसमें कोई वैल्यू चेंज होगी नहीं आएगी, ऐसा का ऐसा ही आएगा। तो इसका तो आप सीधा ही रट्टा मान लो कि अगर ऐसा चित्र बना हुआ आ जाए तो आपको ऑप्शन में जहाँ भी दिखे 1.5 वोल्ट दिखे आप लगा देना। 10वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है? कैथोड, एनोड, विद्युत अपघटन, विभाजक। तो इसका सही आंसर है एनोड। एनोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खो देता है। 11वां क्वेश्चन है यदि बैटरी को गलत तरीके से चार्ज पर लगा दिया जाए तो क्या होगा? बैटरी को गलत तरीके से चार्ज पर लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए है बहुत अधिक धारा खींचेगा, ऑप्शन बी है बहुत कम धारा खींचता है, ऑप्शन सी है कोई धारा प्रभाव नहीं, समान रूप से काम करता है। तो इसका सही आंसर है बहुत अधिक धारा खींचता है। 12वां क्वेश्चन है बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है?
बैटरी आवेशन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? धारा रेटिंग का चुनाव ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आवेशन समय का चुनाव, ऑप्शन सी है वोल्टेज परास का चुनाव, ऑप्शन सी है आवेशन विधि का चुनाव। तो धारा रेटिंग का चुनाव, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? भार मतलब लोड बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, शून्य तक गिरेगा या समान रहेगा? तो मतलब घटेगा, लोड बढ़ेगा तो उसका वोल्टेज सिर पर घट जाएगा। 14वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र। इसमें तो सीधा सीधा रट्टा मान लो, M बराबर ZIT। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है स्पंज सीसा, बी ऑप्शन इसका सही है। 16वां क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? बकलिंग दोष में क्या होता है? प्लेटें मुड़ जाती हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना विद्युत अपघटन, तो पहला ही ऑप्शन से इसका सही है, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। 17वां क्वेश्चन है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है दृष्टिकारी, ऑप्शन बी है ट्रिकल आवेशन विधि, ऑप्शन सी है नियत धारा विधि, ऑप्शन डी है नियत विभव विधि। तो ट्रिकल आवेशन विधि इसका सही आंसर है, बी वाला। 18वां क्वेश्चन है, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वही का वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 17वां 18वां सेम है, बूस्टर आवेश विधि है, कम समय में उच्च दर। इसमें कह रहा है कौन सी इसी विधि में बैटरी को कम धारा पर मतलब करंट कम देना और लंबे समय तक चार्ज करना है, तो वो तो वही ट्रिकल आवेशन विधि। और अब 18वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कम समय में उच्च दर से जल्दी बैटरी फास्ट चार्ज करना है, तो फास्ट चार्ज कैसे हुई? बूस्ट आवेश मेथड के द्वारा, ये विधि बूस्ट आवेश विधि के द्वारा चार्ज हो जाएगी। 19वां क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जो शुष्क सेल होते हैं उसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जस्ता, कार्बन, तांबा, लिथियम। तो ध्यान रखना कार्बन प्रयोग किया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, ऑप्शन इसका बी आंसर सही है, 0.329 ग्राम प्रति कूलम। 21वां क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? सीसा अम्ल बैटरी के निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान मतलब जो सीसा संचायक सेल होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, तब की बता रहा है वो। निरावेशन मतलब डिस्चार्ज की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो ऑप्शन जी ये कह रहा है स्पंज, लेड पेरोक्साइड, लेड सल्फेट प्लस जल। तो लेड सल्फेट आएगा इसमें, ऑप्शन सी। द्वितीयक सेल किस नियम पर कार्य करते हैं? 22वां क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल किस नियम पर कार्य करते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेंज का नियम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जूल का नियम, ऑप्शन सी है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। तो पहला ही उसका सही आंसर ऑप्शन सी है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो द्वितीयक सेल के जो नियम है ना वो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर काम करते हैं। 23वां क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा ही वैल्यू मिल जाएगी एग्जाम में। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज होता है 2.5, मतलब जो वोल्टेज आउटपुट में निकलता है वो 2.5 है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 2 तारीख में आया था ये। तो इसका जो है 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम, यानी कि जो ऑप्शन इसका बी आंसर सही है, 0.01182 मिलीग्राम प्रति कूलम। 25वां क्वेश्चन है, द्रव्यों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन डी इसका सही है, रासायनिक प्रभाव। तो ये सेल बैटरी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें कवर करवा दिए हैं। आपको बस वीडियो को कैसे भी करके आपको एंड तक देखना है और एक बार 2-3 बार इसको देखना है, आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा।
अब इसमें देखो अगला जो और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ बताने का मैं प्रयास करूँगा। जो तीसरा चैप्टर है विद्युत और चुंबकीय सर्किट, तीसरा वाला देख लो। ये क्वेश्चन है पहला ही, यदि 3 प्रेरकत्व L1 L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है? तो कुल प्रेरकत्व क्या है? ऑप्शन ए है इसका जो सही आंसर है LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। आपको ऐसा का ऐसा ही एग्ज़ाम में मिल जाएगा वो, और सेम वैल्यू मिलेगी, बस ऑप्शन आगे ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, LT बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस L3। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए है वोल्टमीटर संयोजन, ऑप्शन बी है घरों में प्रकाशीय परिपथ, ऑप्शन सी है अमीटर में शंट प्रतिरोध, ऑप्शन डी है वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर है वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। क्वेश्चन तीसरा है, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जी ऑप्शन पे आप नज़र मान लो, जो है इसका जो RT बराबर होता है, जो डी ऑप्शन जो दिख रहा है ना, RT बराबर 1 अपॉन R1 अपॉन 1 सॉरी RT बराबर 1/1/R1 फिर 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा वो। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या पड़ता है? स्ट्रेसेस, ये ऑप्शन बी है त्वचा प्रभाव, ऑप्शन सी है भंवर धारा, ऑप्शन सी है परावैद्युतिक तनाव। तो भंवर धारा का प्रभाव पड़ जाता है। क्वेश्चन तीसरा, RT प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान क्या है? तो इसका तो ऐसा ही कैसा ही कोई सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं है, सीधा का सीधा कर लो 12 ओम, ऐसा ही कैसा मिल जाएगा। छठवां है, पदार्थ का BH वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? पदार्थ का BH वक्र के आकार क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर जो है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, परमिएबिलिटी के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लंबाई, ऑप्शन बी है फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन सी है क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन डी है चुंबकीय वाहक बल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्लक्स घनत्व। परमिएंस के परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो फ्लक्स घनत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होता है? किस बल्ब का? 4 बल्ब को ऑप्शन दिए हैं, 240 वोल्टेज 60 वाट, 240 वोल्टेज 100 वाट, 240 वोल्टेज 200 वाट और 240 वोल्टेज 500 वाट। तो किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो 240 ऑप्शन इसका डी आंसर सही है, 240 वोल्ट 500 वोल्टेज। आप दो बार आप वीडियो देखोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा इसका ये आंसर निकलेगा, और वहाँ जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऑटोमेटिक देख के ही पता चल जाएगा इसका ये सही ऑप्शन है। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? तो जी उसका ऑप्शन है ओम का नियम, और प्रतिरोध का नियम ऑप्शन डी है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम आप ध्यान रखना, किरचॉफ का दूसरा नियम कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? तो किरचॉफ का दूसरा नियम। परमिएंस की इकाई क्या है? तो परमिएंस की एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी है वेबर प्रति, ये जो तिरछा निशान लगा वो प्रति का है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, प्रति लिखा भी आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वेबर प्रति एम्पियर टर्न, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है,
वेबर प्रति एम्पीयर टन हिंदी में भी लिखा आ सकता है वेबर प्रति टन, और ऐसे सिंबल बन प्रति का सिंबल बन के भी आ सकता है। 12वां क्वेश्चन है 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो जे लास्ट वाला ऑप्शन है इसका 625 ओम। जो मैंने आपको नोट्स तो जो पीडीएफ डाली थी वो उसी के अंदर से ही इम्पोर्टेंट है, बस खाली मैं इसमें वीडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को। विश्लेषण ब्रज के संतुलन अवस्था में आप सेम टू सेम यही ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप तो सीधे सीधा उसमें ऑप्शन देख लेना 6 कौन सा, तो उसमें लगा देना। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? 14वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? वायु, इस्पात, कांच, जल। तो वायु क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। 15वां क्वेश्चन है यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? सही ऑप्शन है इसका घटेगा प्रेरण। 16वां क्वेश्चन विद्युत भाग बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत भाग बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत भाग बल, इसको शॉर्ट में ईएमएफ भी पूछ लेता है कि ईएमएफ का सूत्र क्या है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत भाग बल। तो इसका जो आंसर है ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है जो पिछली साल भी आया था, पिछली साल तो हर एग्जाम में ही आया था ये वाला क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन पिछली साल कम से कम 10 दिन तक एग्जाम चले थे और रोज़ आता था ये वाला। तो प्रतिरोध का नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है धातु फिल्म प्रतिरोध, तांबे बंधे हुए तार प्रतिरोध, तो बी ऑप्शन इसका सही है, तांबे बंधे हुए प्रतिरोध। संधारिता की इकाई क्या है? संधारिता की मोह, हेनरी, फेरड, कूलाम। तो इसकी फेरड सही आंसर है। धारिता का मात्रक पूछ ले या संधारिता की इकाई, एक ही मतलब है, संधारिता की इकाई या धारिता का मात्रक। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना फेरड, हिंदी में लिखा आएगा वहाँ पे। 19वां क्वेश्चन है किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? आपके सामने 4 पदार्थ दिए हैं, इनमें से ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होता है? ऑप्शन ए अब्रक, ऑप्शन बी यूरेका, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी है मैंगानीज। तो अब्रक का जो होता है ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। 20वां क्वेश्चन है श्रेणीबद्ध पथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है खुले प्रतिरोध को दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। 21वां क्वेश्चन है 250 वोल्ट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध का मान क्या है? तो 31.5, इसका 25 सही आंसर है, ऑप्शन ए। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? वोल्टेज, धारा का वर्ग, प्रतिरोध का वर्ग, इनमें से प्रभावित धारा का वर्ग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन तीसरा कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो इसका ऑप्शन जो है सी आंसर इसका सही है, आवृत्ति। और क्वेश्चन 24वां है यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा? तो अधिक गर्मी के कारण विस्फोट, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर है हिस्टैरिसीस। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? पिछली साल हर साल आया था और 2 तारीख में भी जो क्वेश्चन आया था 26वां क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो होती है ओम मीटर, ऑप्शन सी, ओम मीटर, हिंदी में लिखा आएगा ओम मीटर, प्रतिरोधकता की इकाई। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यदि ओनली प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध की इकाई क्या, तो आंसर इसका ओम होगा, और अगर प्रतिरोधकता पूछ ले तो इसका ओम मीटर होगा। इस बात पर विशेष ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछे कि प्रतिरोध की इकाई क्या है तो प्रतिरोध की इकाई हो जाएगी ओम, और अगर उसने पूछा कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है तो हो जाएगा ओम मीटर। 28वां क्वेश्चन है संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है? प्लेट क्षेत्रफल बढ़ाकर, प्लेट के प्रतिरोध को बढ़ाकर, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। तो ऑप्शन इसका सी सही है, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। 29वां क्वेश्चन है वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? टीवी ट्यूनर में, दोलन में, ध्वनि प्रसारण में, रेडियो रिसीवर में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, रेडियो रिसीवर में।
बाकी का 30वां छोड़ो, 31वां देख लो। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर है ताप गुणांक। ये क्वेश्चन पिछली साल लगातार आया था 3 शिफ्टों में। 32वां समांतर परिपथ में R2 का मान कितना है? R1 बराबर है 8 ओम और R2 बराबर ज्ञात करना, R3 बराबर 3 ओम और 24 वोल्ट की सप्लाई है। ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ आएगा। आप तो सीधा सीधा ऑप्शन देख लेना कि 6 ओम कौन सा, वही लगा देना। 33वां क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर परमियंस, ऑप्शन बी। 34वां कौन सा क्वेश्चन है कौन सा कारक विद्युत चुम्बकीय की ध्रुवता को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है विद्युत चुम्बक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो धारा की दिशा इसका सही आंसर है बी वाला। 35वां छोड़ दो। 36वां क्वेश्चन है संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो सकता है? संधारित्र में जो धारिता का मान है वो किस के द्वारा निर्धारित हो रहा है? प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का आकार, प्लेटों का पदार्थ, प्लेटों की मोटाई। तो इसका सही आंसर है प्लेटों का क्षेत्रफल। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 37वां। ओम के नियम से संबंधित तो V बराबर IR होता है। तो V मतलब वोल्टेज, R मतलब प्रतिरोध और I मतलब होता है करंट। तो धारा करंट हो गया, वोल्टेज प्रतिरोध, ऑप्शन सी आंसर इसका सही है। ये क्वेश्चन पिछली साल लगातार आया था। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2, तो इसको सही आंसर से ध्यान रख लो 10 वोल्ट। ऐसा का ऐसा ही मिलेगा तो 10 वोल्ट आप लगा देना। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पराचुंबकीय पदार्थ होता है लकड़ी, निकल, प्लेटिनम, मैग्नीशियम। तो पराचुंबकीय पदार्थ होता है मैग्नीशियम। और यहाँ से आप एक चीज़ और देख लो, पराचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कौन से होते हैं? एक तो एल्यूमिनियम होता है, प्लेटिनम होता है, सोडियम होता है, ऑक्सीजन होता है, मैग्नीज होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। इसमें डिस्क्रिप्शन में जो दिया है एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, तो ये सभी पराचुंबकीय पदार्थ हैं। RF युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है मोनोलिथिक। 41वां क्वेश्चन है एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? तो 0, कम, अधिक, अनंत। तो अनंत हो जाता है। खुले सर्किट में प्रतिरोध अनंत हो जाता है। 32वां क्वेश्चन है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर का प्रतिरोध क्या हुआ यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? तो घटेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटेगा। 43वां क्वेश्चन है संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का क्या कार्य है? तो सही आंसर है प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 44वां क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर 4 गुना तक कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी ही आया था, 1 तारीख में ही आया था। 45वां क्वेश्चन परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपतित कर दिया जाए? तो परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा, सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी। तो इसका सही आंसर है परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है यदि सर्पिलाकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो किस प्रकार का प्रभाव होगा? तो चुंबकीय प्रभाव होगा। समांतर परिपथ जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 400, 450 ओम, 560 ओम किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी? तो सबसे कम धारा जो बहेगी वो बहेगी ऑप्शन डी में। तो ये ध्यान रखना कैसे का अगर प्रतिरोध का मान अगर जाना है तो धारा उतनी ही कम बहेगी। जितना ज़्यादा प्रतिरोध का मान होगा उतनी ही धारा कम बहेगी और जितना प्रतिरोध का मान कम होगा उतनी ही धारा ज़्यादा बहेगी। धारा मतलब करंट। 48वां क्वेश्चन ये लगातार आ रहा है BH वक्र में x के द्वारा अंकित वक्र का नाम कौन सा है? तो ऑप्शन इसका जो ए है कोएर्सिविटी। 49वां क्वेश्चन छोड़ो। 50वां क्वेश्चन है चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्योग हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो सही आंसर है प्रेरण विधि। ये मत सोचना कि वीडियो में बहुत लंबा हो रहा है, आप तो बस उसको देखते जाना और उसमें रट्टा मारने का कोई वो फंडा नहीं है। आप तो बस सीधे इसको देखते जाना है और समझते जाना है, थोड़ा सा
आप तो जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कौन से का क्या आंसर है। ज़रूरी नहीं है कि टॉपर होना, वो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। 8वां चैप्टर इसमें देखेंगे अर्थिंग और रोशनी सिस्टम। इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा आराम से एग्ज़ाम के लिए। भू प्रतिरोध का मान कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? भू प्रतिरोध का मान कम करने के लिए किस का मतलब भू प्रतिरोध मतलब ज़मीन का जो प्रतिरोध है, अपन जो अर्थिंग करते हैं वो उसके बारे में कह रहा है वो। भू प्रतिरोध का मान कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अर्थ ऑप्शन ए है अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार को कम करके, पृथ्वी इलेक्ट्रोड के आकार को बढ़ा करके, मिट्टी में गड्ढे के समय पर पानी डालकर। तो ऑप्शन डी है कई अर्थ इलेक्ट्रोड को श्रृंखला में जोड़ कर। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है सी आंसर है, मिट्टी के गड्ढे में समय समय पर पानी डालने से। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने का प्रयास करना, अपना बल्ब पहले बहुत कम जलता, अपन उस पर पानी डाल दे तो बल्ब तेज़ जलने लगता है। तो मतलब क्या होता है, अर्थ का आप प्रतिरोध जितना कम करेंगे उतनी ही लाइट अच्छी जाएगी, तो लाइट बल्ब अच्छा जलेगा। इससे सीधा कंसेप्ट दिमाग में सेट कर लो। पानी डाला तो प्रतिरोध कम हुआ, लाइट अच्छी आई। तो मिट्टी के गड्ढे में समय समय पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, बल्ब अच्छा जलेगा। ये वैसे बल्ब तो न्यूट्रल से जलता है, गांव में तो जुगाड़ से वो अर्थिंग से ही जला लेते हैं कई जगह तो। दूसरा क्वेश्चन है यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाती है, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान का क्या हुआ? यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध ऑप्शन सी है इसका घटेगी। तीसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैदीप्यमान तीव्रता की इकाई क्या है? दैदीप्यमान तीव्रता की इकाई क्या है? अच्छे से इसको दिमाग में बैठाना, कैंडेला। ऑप्शन सी हिंदी में लिखा आएगा वहाँ पर कैंडेला। कैंडेला क्या है? प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। दैदीप्यमान तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला। चौथा क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त हो तो क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति है 20 मिली एम्पियर करंट होता है जो कि सबसे कम होता है 20 मिली एम्पियर पर जो होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, कोई वेदना नहीं, दर्दनाक झटका। तो इसमें आंसर इसका बी आंसर इसका सही हो जाएगा, दर्दनाक झटका। एक चीज़ ध्यान रखना, 0 से 5 मिली एम्पियर का करंट रहेगा तो मनुष्य को थोड़ी सी झंझनाहट महसूस होगी, और 5 से 10 के बीच में रहेगा तो थोड़ा समस्या आ जाएगी, लेकिन ये 20 मिली एम्पियर तक मनुष्य को झटका लग जाएगा, और 100 मिली एम्पियर तक पहुँचा तो मनुष्य की त्वचा ही जल जाएगी। पांचवा क्वेश्चन है उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है? तो लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करें। छठवां क्वेश्चन है उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इसका शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करना। सातवां क्वेश्चन है मेगर में उपयोग नहीं है फिर भी क्यों सूचक लैंप शून्य पर स्थिर नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ही है, यह बलागुण को नियंत्रित नहीं कर सकता। आठवां क्वेश्चन है उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो इसमें प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। 9वां छोड़ो, फ्लोरोसेंट लैंप छोड़ो इसको, पृथ्वी को ये भी छोड़ो। हाँ 13वां क्वेश्चन देख लो, इम्पोर्टेंट है। प्लेसर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है? तो 3 पंक्तियाँ तो 300 इसका आंसर हो जाएगा, 300 मिली एम्पियर। सीधा सीधा देख लो, ऐसा अगर बना आ जाए तो सीधा ऑप्शन देना 300 कहाँ है और लगा डालना। 14वां क्वेश्चन है कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? हैलोजन लैंप है, नियन संकेतक दीपक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है। तो नियन संकेतक दीपक ऑप्शन बी आंसर सही है। 15वां क्वेश्चन आई नियम के अनुसार उदासीन समय में हार्मोनिक विकृतियाँ छोड़ो 15वां। 16वां क्वेश्चन यदि चमकती हुई ट्यूबलाइट का स्टार मुझे भी छोड़ो। 19वां क्वेश्चन देखो डायरेक्ट, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
परावर्तक का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं परवलयक प्रकाश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर परवलयक प्रकाश। 20वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, चमकदार प्रभाव की इकाई क्या है? तो चमकदार प्रभाव की जो इकाई होती है वो लक्स, ल्यूमेन, कैंडेला। तो इसकी मात्रा का ल्यूमेन हिंदी में लिखा मिलेगा। 21वां क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अर्थ टेस्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अर्थ जो टेस्टर जो होता है वो करता है संभावित का गिरावट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 22वां भी अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? अर्ध प्रत्यक्ष, अर्ध अप्रत्यक्ष। तो इसका सही आंसर अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार। 24वां क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी आपूर्ति करने का क्या कारण है? तो ऑप्शन सी विद्युत अपघट है, विद्युत भाग बल को हटाना। 25वां छोड़ो, 25वें में कुछ नहीं है पास। इसमें 3-4 चैप्टर तो इसमें हो गए हैं। एक तो पहला ही हो गया, सेल बैटरी वाला हो गया, और इसमें अर्थिंग का हो गया, ट्रांसफार्मर का हो गया। विद्युत चुंबक सर्किट ये हो गया, विद्युत चुंबक सर्किट का हो गया इसमें। थोड़ा सा एकल चरण इसको देख लो, चौथे को। इसमें से जो है मेन चीज़ बताऊंगा इसमें, बारहवां क्वेश्चन पर थोड़ा सा नज़र मारो। भारत में एसी की आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? तो सीधा सीधा इसका आंसर है 50 हर्ट्ज का आंसर है। मतलब भारत की फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है तो सीधी दिमाग में लगा लो 50 हर्ट्ज होती है। उन्नीसवां क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, डीसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? तो डीसी सर्किट का पावर फैक्टर जो होता है वो होता है यूनिटी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, 1 तारीख में ही आया था ये। तो इसका 2.5 और 2.5 यूनिट। 21वां क्वेश्चन है, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? सिंगल फेज में मतलब फेज डिफरेंस कितना होता है? इसका सही आंसर है 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21वां। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? रिएक्टिव पावर का। 22वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वो पूछा है एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या था? यार रिएक्टिव पावर का PR बराबर VI sin थीटा। ऑप्शन डी। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ज्यावक्रिय एसी के लिए फार्म फैक्टर का मान। ज्यावक्रिय महावक्रिय याद रहे या ना रहे, बट डायरेक्ट तुम ये देखना फार्म फैक्टर क्या है। तो फार्म फैक्टर जो होता है वो 1.11 होता है, ध्यान रखना। इकतीसवां क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पीक वैल्यू का RMS वैल्यू से अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है पीक फैक्टर। इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं, जो थे मैंने इसके बता दिए। अब इसमें से कुछ और भी चैप्टर रह गए हैं, वो मैं इसमें शॉर्ट में बता दूंगा। 10वां चैप्टर देख लो थोड़ा सा। 10वां क्वेश्चन है, हीटिंग तत्व। पहला ही क्वेश्चन है, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट। तो
तो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है? निकल और क्रोमियम से बनी एक धातु होती है, जैसे हीटर की स्प्रिंग वगैरह जो होती है और प्रेस का जो पत्ता वगैरह होता है गर्म होने वाला, तो ये नाइक्रोम की ही बनी जाती है। नाइक्रोम निकल और क्रोमियम की धातु है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? सोल प्लेट क्यों लगाई जाती है विद्युत केतली में? तो इसका जो है अभी आपको कनेक्ट कंटेनर के निकट संपर्क में रखने के लिए। क्वेश्चन तीसरा, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है? जो फूड मिक्सर होता है ना, मिक्सी वगैरह होती है, उसी को बोलते हैं फूड मिक्सर। रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी हो सकती है? फटा हुआ ब्रश, आर्मेचर कुंडली खुली, 2 स्पून कम्यूटेटर। ऑप्शन डी है क्षेत्र कुंडली। तो इसका हो सकता है फटा हुआ ब्रश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है? ऊष्मा को ठीक से विकृत करने के लिए, तो ऊष्मीय आवासों को दृढ़ता से रखें। पांचवा क्वेश्चन है, जूल के नियमानुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी प्रति जूल कैलोरी। सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही कैसा बना हुआ आएगा आपको। तो पोजीशन 2 देख लेना, ऐसा बना हुआ आएगा। ऑप्शन में देगा पोजीशन 2 या स्थिति 2 लिख के आ जाए, कंडीशन 2। आठवां क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत प्रभाव गैस प्रकार का विद्युत घंटी काम करती है? तो चुंबकीय प्रभाव। नौवां क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है? तो जो करता है इलेक्ट्रिक धारा के हीटिंग प्रभाव द्वारा। 11वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ये तो 2-4 बार लाइनमैन के एग्ज़ाम में भी आया है और ITI में तो बहुत बार आया है, हर बार आता है ये जानते हैं। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की AC एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? एकल फेज मतलब सिंगल फेज का मोटर का उपयोग किया जाता है। खाद्य मिक्सर मतलब जो मिक्सिंग होती है घर के अंदर वो, और जो मई करने की जो होती है मिक्सी वगैरह होती है उसमें ध्यान रखना यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोवेव ओवन में स्टेपर मोटर का कार्य क्या है? स्टेटर मोटर का कार्य क्या है? तो इसका जो काम है घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा दर्शाता है। विद्युत स्त्री के भाग का नाम क्या है? तो इसका ऐसा का ऐसा डायग्राम मिलेगा, आपको ध्यान रखना, इसको सोल प्लेट बोलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, AC टेबल फैन के बहुत गर्म चलने का कारण क्या है? तो बहुत गर्म चलने का कारण दोषपूर्ण स्टार्टिंग बाइंडिंग। 20वां क्वेश्चन देख लो, फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या है? तो गति चयन। दो चार बार वीडियो को देखना है, हर हालत में देखना है, और लास्ट के जो 5-10 मिनटों में कुछ ऐसे और 4-6 क्वेश्चन बताऊंगा जो आते ही है होते एग्ज़ाम में। सातवां देख लो। सातवां क्वेश्चन है, सातवां पहला ही क्वेश्चन है, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में मल्टीमीटर, मेगर, शंट प्रकारोमीटर। इसका सही आंसर है मेगर। जो घर के अंदर नई नई लाइट फिटिंग होती है उसका टेस्ट करने के लिए सही है, नहीं तो किसका प्रयोग करेंगे? मेगर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली साल हर पेपर में ही आया है जो क्वेश्चन, पिछली साल की बात कर रहा हूँ, इस साल भी अभी स्टार्ट ही हुए हैं 1-2 तारीख से ही, तो ये भी अब आने की पूरी संभावना है। तो इस ऐसा अगर चित्र बना हुआ मिल जाए तो इसका सीधा आंसर इसका लगा लेना, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच। तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, घरेलू रिसाव स्थापना में अनुमत रिसाव
वर्तमान क्या है? तो इसका जो आंसर है डी वाला, 1/5000 इंटू फुल लोड करंट। 1/5000 जहाँ तक जाए और पूछ ले क्वेश्चन में घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमानित लीकेज करंट या रिसाव वोल्टेज कितना है, लीकेज करंट या रिसाव, तो ध्यान रखना 1/5000। चौथा क्वेश्चन है वायरिंग में पाइप जंपर का प्रयोग क्यों किया जाता है? वायरिंग में पाइप जंपर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दीवार पर छेद बनाना। पांचवा क्वेश्चन, एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रण करने के लिए किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किया जाता है। मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ध्रुवता जांच, कुचालक प्रतिरोध का परीक्षण। ऑप्शन बी इसका सही है, कुचालक प्रतिरोध का परीक्षण। वही है, ध्यान रखना मेगर से हमेशा कुचालक प्रतिरोध का जांच करते हैं। केबलों पर इंसुलेशन परत की मोटाई किस कारण पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए है करंट, वोल्टेज बी। आठवां क्वेश्चन है एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पात को निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है वी बराबर वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। नौवां क्वेश्चन, आई नियम के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? अनुमेय भार क्या के लिए? उप परिपथ के लिए, उप परिपथ के लिए जो है वो 3000 वाट है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार नए कोड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र क्या है? तो 0.5 स्क्वायर mm। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? सिस्टम अर्थिंग की जाती है जनरेटिंग स्टेशन पर। जनरेटिंग स्टेशन कौन से होते हैं? जहाँ लाइट को जनरेट करते हैं, जहाँ लाइट बनती है। तो सिस्टम अर्थिंग कहाँ की जाती है? जनरेटिंग स्टेशन पर। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का कारण क्या है? तो उच्च मान श्रेणी परिपथ। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण, ये लगातार पिछली साल 3-4 बार आया था। तो इसका जो ध्रुवता जांच, ऐसा अगर बना हुआ मिल जाए तो ऑप्शन मिल जाए ध्रुवता जांच, तो लगा देना। 14वां क्वेश्चन, पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है? पावर वायरिंग के लिए तो लोड करंट के द्वारा। 15वां क्वेश्चन है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो इसका ये है ऊर्जा मापी। वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आना ही है। कुछ है क्वेश्चन 8-10, कुछ 6-7 क्वेश्चन तो वो आना ही है। दूसरा और देख लो थोड़ा सा। वायरिंग के लिए पहला ही क्वेश्चन है, वायरिंग के लिए कंडक्टर ग्रुप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वायरिंग के लिए कंडक्टर ग्रुप में ऑप्शन इसका बी सही आंसर है, कॉपर का। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एल्यूमीनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है केयर ऑल लाइट, ऑप्शन बी। उच्च तन क्वेश्चन नंबर तीसरा, उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? तन्यता मतलब जो तन जाए, तान सकें उसको। सिरोपरी लाइन मतलब सिर के ऊपर से जाने वाली लाइन, जो खम्भन पे जो जाती है उनसे बोलते हैं सिरोपरी लाइन में। तो वही है, उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो किया था वेस्टर्न यूनियन जोड़। गुते हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है? तो इसका सही आंसर अधिक लचीला। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 5वां, बेंडेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? तो एक्स से इंगित जो एक्स जो दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं लेड शीथ। 6वां क्वेश्चन है, ठोस को चालक की गुते हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? ठोस को चालक की गुते हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? तो सही आंसर है कम लचीलापन। 7वां क्वेश्चन है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र उपयुक्त है? तो ये है डक्ट पाइप, ध्यान रखना। सही आंसर इसका डक्ट पाइप, बी ऑप्शन।
8वां क्वेश्चन है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? धारा रेटिंग जो है 0.81। ये भी 9वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस भूमिगत केबल में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? वो इसमें जो है वेडिंग बोलते हैं इसको, इस तरीके का देख लेना आप ध्यान से। अच्छे चालक का गुण क्या है? कम विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च इलेक्ट्रोलाइट, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, तो कम विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? तो क्रिम्पिंग से जो फ़ायदा है वो है ढीले संयोजनों को काटना, मतलब ढीले तारों को काटना, ढीले कनेक्शन, ढीले संयोजनों को काटना। 12वां क्वेश्चन है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारण क्या है? तो ये 1.3। 13वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात, प्रतिरोध के व्युत्क्रम की इकाई क्या है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम की इकाई जो है ऑप्शन ए है इसका मोह। और प्रतिरोध की इकाई क्या? ओम। ओम का उल्टा क्या होता है? मोह। तो वही पूछ रहा है, प्रतिरोध की व्युत्क्रम इकाई क्या है? तो मोह। 14वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ऐसा कैसा पिछले साल आया था ये 2-3 बार, तो इसको बोलते हैं लघु परिपथ दोष। 17वां क्वेश्चन है, XLPE का पूर्ण रूप क्या है? तो XLPE का मतलब पूरा रूप है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। 18वां क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बहुत, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? तो धारा गुणा समय, ऑप्शन ए सही आंसर है। नियल लैंप में विद्युत धारा प्रवाह क्या कहलाता है? तो नियल लैंप गैस आयनीकरण प्रभाव। 21वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? तो इसको सोल्डरिंग तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। 22वां क्वेश्चन, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? 22वां। 23वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के आवर्त चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 24वां क्वेश्चन है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इस जोड़ का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मानने लगभग आना ही है। इसको बोलते हैं वेस्टर्न, वो मैरिड जोड़ बोला जाता है इसको, मैरिड जोड़। 25वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? तो बिजली की मात्रा की जो इकाई ऑप्शन बी है कूलम। इसमें क्या है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में जो लिखा है कूलम बिजली के आवेश की मात्रा की इकाई है। बिजली की मात्रा का मतलब आवेश की मात्रा, ध्यान रखना। अगर पूछ ले विद्युत आवेश का मात्रा क्या है तो कूलम लगाना है, बिजली की मात्रा की इकाई क्या है तो कूलम लगाना है। अगर वो पूछे विद्युत मात्रा की इकाई क्या है तब भी कूलम लगाना है, घुमा के पूछिएगा वो। अर्धचालक पदार्थ कौन सा? अर्धचालक कौन सा जिसमें करंट तो जाए और वो ऐसा जाए कि चालक से कम और कुछ चालक से अधिक। कुछ चालक मतलब जिसमें करंट ना जाए, चालक मतलब कौन सा जिसमें करंट चला जाए। अर्धचालक कौन सा? बीच का। तो यूरेका, एवोनाइट, मैग्नेटोस। अर्धचालक पदार्थ कौन सा? ऑप्शन डी है जर्मेनियम। इस औजार का नाम क्या है? इसको बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं इसको। सोल्डरिंग विधि कौन सी है? इसको बोलते हैं डीप सोल्डरिंग विधि, ऑप्शन ए। इस भूमिगत केबल के इंगित भाग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं लेथ सीच। भूमिगत केबल में बैंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो धात्विक कवच को रक्षण से बचाना। 31वां क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 16 एम्पीयर केबल की धारा वहन क्षमता क्या है यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा दो? 16 दूनी, इसका छोड़ो इसको। हाँ, 35वां क्वेश्चन अच्छा है, मानव वायर गेज में तार के आकार को मापने की संभावित विधि कौन सी है? तो 0 से 36 डी आंसर है। तार मापन वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है मेगा ओम, ऑप्शन डी। इसमें इंग्लिश में लिखा है मेगा ओम, लेकिन वहाँ हिंदी में लिखा हुआ आएगा मेगा ओम। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो V बराबर IR, मतलब वोल्टेज गुणा प्रतिरोध, ऑप्शन धारा गुणा वोल्टेज, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
माइक्रोमीटर का पाठ्यांक 4.55, ऐसे ध्यान रख लेना। बयालीसवां क्वेश्चन, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को इंगित किया जाता है? भूमिगत केबल तो जे लूप टेस्ट। 45वां क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के परमाणु इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? तीसरी कक्षा में 18, ऑप्शन सी। 46वां क्वेश्चन है, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? सिरोपरी लाइन मतलब जो सिर के ऊपर से जाने वाली लाइन, खंभे वाली लाइन, उसमें जैसे तार जोड़ रहे हैं तो कौन सा जॉइंट 3-4 प्रकार के होते हैं। ब्रिटानिया जॉइंट होता है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट होता है। इसका पढ़ तो इसमें जो सही आंसर है वेस्टर्न यूनियन जोड़। चालकता की इकाई क्या है? ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चालकता की इकाई जो होती है वो मोह होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर मोह। तो इसमें से जितने थे सभी इंपोर्टेंट कवर हो गए, अब ऐसा कोई नहीं बचा इसमें। ये और देख लेते हैं एक बार कि कितना क्या इंपोर्टेंट है, फिर मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कन्फर्म एग्ज़ाम में आते ही है। ट्रांसफार्मर हो गया, घरेलू वायरिंग जो हो ही गया, घरेलू वायरिंग वाला भी हो गया। अर्थिंग और रोशनी हो गया, वायरिंग सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिक सिस्टम और वायरिंग नियम जो है, वायरिंग सिस्टम अनुमान जो हो ही गया इसका। और देख लेता हूँ, बस वीडियो को आपको कट मत करना, आप तो देखते ही रहना। आगे थोड़ा सा मैं और इसमें देख रहा हूँ और इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है इसमें से निकल के। छठवां, हाँ ये छठवां चैप्टर है, इसमें ज़रूर आप अच्छे से ध्यान से देख लो इसको। पहला ही क्वेश्चन है, ELCB ऑपरेशन के दौरान ट्रिप करने में विफल क्यों रहता है? तो इसका है अनुचित भूसंपर्क। दूसरा क्वेश्चन है, फ्यूज किस प्रकार के समान अंतर्गत है? फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत है? तो फ्यूज क्या है? नियंत्रण सामान, पकड़ने योग्य सामान, सुरक्षा के सामान। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर, सुरक्षा के सामान। तीसरा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, MCCB का विस्तार क्या है? तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसके जो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वायरिंग का कौन सा है? तो जो वायरिंग है वो कौन सी है? क्लीट वायरिंग बोलते हैं इसको। क्लीट वायरिंग जो होती है क्लीट के द्वारा हो जाती है वो। AWG का विस्तार क्या है? इसका भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिकन वायर गेज। MCB के कुछ विद्युत उपकरण L श्रेणी का उपयोग किया जाता है, गीजर का। छोड़ो इसको। आठवां क्वेश्चन है, पिछली साल लगातार आया था, ये काय का चित्र है? तो ये बोलते हैं स्थापना योजना का। नौवां क्वेश्चन, पोर्टेबल उपकरणों को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? सामान के, तो इसमें है निर्गत सामान। 10वां क्वेश्चन है, अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? झटके से सुरक्षा, आती भार से सुरक्षा, लघु पतन सुरक्षा, लीकेज। तो अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर, तो लीकेज धारा से सुरक्षा या झटके से सुरक्षा। तो ऑप्शन इसका ये सही है, झटके से सुरक्षा। छोड़ो इसको। 13वां क्वेश्चन है, कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं निरीक्षण बैंड। कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो लंबाई मीटर में, बहाव व्यास mm में। 17वां क्वेश्चन है, लगातार आया है ये पिछली साल। ऐसा चित्र बना हुआ मिल जाए तो जो है लिंब पर तारों की संख्या। 19वां क्वेश्चन, ये 1 तारीख में बहुत आया है, इसको इस छत का पंखा बोलते हैं इसको। ऐसा बना हुआ छत का पंखा। ये क्वेश्चन पिछली साल लगातार आया था।
किस प्रकार का, ये जो 21वां क्वेश्चन है पिछले साल लगातार आया था। तो क्या है, 2 वे स्विच मतलब ट्यूब वे स्विच बोलते हैं इसको। 22वां क्वेश्चन, 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है गोलियत पैच होल्डर। 24वां क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। 27वां क्वेश्चन है, 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारावहन क्षमता क्या होगी यदि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज संरक्षित हो गया हो। तो इसका जो है 36 एम्पीयर। इसमें 28वां क्वेश्चन है, ELCV सुरक्षा कौन सी सुरक्षा प्रदान करती है। तो ELCV मतलब क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका पूरा नाम होता है। पहले तो नाम ही याद कर लो, एग्जाम में आ जाएगा। ELCV का पूरा नाम 28वां क्वेश्चन तो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जो तुझे क्या सुरक्षा प्रदान करती है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, ग्राउंड फॉल्ट से, ओपन सर्किट से, ओवरलोड से। तो ये सुरक्षा करती है शॉर्ट वो ग्राउंड फॉल्ट से सुरक्षा करती है। ये ELCV का उद्देश्य क्या है, ELCV का जो उद्देश्य होता है अपशिष्ट धारा को देखना। ये क्वेश्चन 30वां, वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग। तो जो क्या है, एक लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद। इसका भी देखना। 31वें क्वेश्चन का चित्र भी देख लो, इसको बोलते हैं सीधे प्रवेश के साथ लोहे संयोजन। ICTP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ICTP स्विच का एकल फेज घरेलू स्थापना में किया, मतलब सिंगल फेज की जो घरेलू की जो वायरिंग होती है उसमें किया जाता है। 35वां क्वेश्चन है, पिछली साल लगातार आया था ये, इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं इसको। 37वां क्वेश्चन है, 4 लैंप को नियंत्रण करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक है। तो 3। 42वां क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। सर्किट ब्रेकर का कार्य जो है सामान्य की स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। 43वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। क्लीट वायरिंग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कंसील्ड वायरिंग, ऑप्शन सी PVC कंडक्टर वायरिंग और धातु वायरिंग। तो ऑप्शन ए इसका सही है, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग कहाँ की जाती है, मतलब अस्थायी वायरिंग कहाँ, जैसे शादी ब्याह में जो टेंट वगैरह लगे रहते हैं, जो लाइट फिटिंग करते हैं टेंटन में, या मेला ग्राउंड मेला में जो फिटिंग की जाती है वो क्लीट वायरिंग बोलते हैं इसको पूरी को। 44वां क्वेश्चन है, बहुमंजिला इमारतों में ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त है, कौन सी है, कई फ्यूज़ के साथ। ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना। 45वां, इसका जो आंसर है वायरिंग आरेख बोलते हैं, ऐसा चित्र याद कर लो, उसको क्या बोलते हैं, वायरिंग आरेख। 40वां MCQ में बता दो, तुझे छोड़ो। 48वां क्वेश्चन है, इस रिले का नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं आवेग रिले, और सॉरी ड्राई रीड रिले बोलते हैं। लगभग अब पूरा ही कवर हो गया थ्योरी का, इसमें से अब कुछ बचा नहीं है। एक बार और मैं दिखा देता हूँ थ्योरी में से इसमें से क्या हुआ है, बचा हुआ है। लेकिन मैं फिर भी वो 4-5 क्वेश्चन तो आपको बताने वाला ही हूँ जो आने ही हैं एग्ज़ाम में, 4-6 क्वेश्चन। तो ट्रांसफार्मर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हो गया। घरेलू वायरिंग हो गया, अर्थिंग रोशनी हो गई, वायरिंग सिस्टम अनुदान हो ही गया जे। और इसमें से और क्या चीज़ है जो आने लायक है, इलेक्ट्रिक सिस्टम, वायरिंग साइकिल, यही नियम, बैटरी हो ही गया, एकल चरण हो ही गया, विद्युत चुम्बकीय सर्किट हो गया, वायर जॉइंट यूजी, सुरक्षा डिवाइस, ये चीज़ें हो ही गई। ये चीज़ें सब हो गई आपकी, इसमें से अब कुछ नहीं है इसमें। मापने की डिवाइस घरेलू, इसमें देख लेते थोड़ा। एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है। एमीटर, वोल्ट मीटर, ऊर्जा मीटर, तो स्पर्श रेखा, गैल्वेनोमीटर। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है, चल लोहे उपकरण।
9वां क्वेश्चन है, यह यंत्र का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली साल लगातार आया था। इसे का जो आंसर है एब्सोल्यूट उपकरण बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट उपकरण। 10वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करके कौन सी स्थिति कौन सी है? तो ऊर्ध्वाधर स्थिति। 15वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? शक्ति को। पावर वाट मीटर रीड्स कौन सा है? तो वास्तविक शक्ति। मीटर का नाम क्या है? 19वां क्वेश्चन, इसका नाम याद कर लो, इसको डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बोलते हैं। इसका ऐसा ही आंसर याद कर लो, क्या बोलते हैं? डीसी। मोस्ट क्वेश्चन है, लगातार आया है पिछली साल से, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। 20वां क्वेश्चन है, आवृत्ति मीटर का प्रकार कौन सा है? तो 20वां भी इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक अनुदान प्रकार। यांत्रिक अनुदान प्रकार 4 ऑप्शन बने तो कैसा लेना। हो गया इसमें थ्योरी में। सब मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आना ही है, ये ड्राइंग में से आएंगे कुछ। इसमें से मैं एक जानकारी दे देता हूँ, जो आपके सामने दिख रहा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन। एक चीज़ देखना, ध्यान रखना, ड्राइंग में से आएंगे 6%, थ्योरी में से आएंगे 38%, वर्कशॉप में से आएंगे 6%। तो ये पूरे मिलके कितने हो गए? 6 ड्राइंग के, 6 वर्कशॉप के 12 और 38 थ्योरी के 50%। 50 एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का हो गया, जिसमें से आपको 50 में से 17 क्वेश्चन सही होना है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैं वीडियो डाल चुका हूँ, 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 8-9 क्वेश्चन सही होना है। तो थोड़ा सा यहाँ आ जाओ ड्राइंग में, इसमें से तो मैं 4-5 ऐसे ही बता ही दूँगा कि वो तो आने ही है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, सेट में पेपर आता है, एक लड़के के सेट में ही आया था। इसको उपकरण का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है क्रॉस पिन हैमर, तो है नहीं है, लेकिन ठीक है, क्रॉस पिन हैमर ही है। इसमें से हाँ, चित्र में दिखाया गया 5वां क्वेश्चन है, ध्यान रखो, चित्र में दिखाया गया उपकरण का नाम क्या है? गुनिया, चांदा, वक्र। तो इसका सही आंसर है सी, चांदा। 7वां क्वेश्चन है, आज ही आया था पेपर में, बहुत लड़कों के पेपर में आया था। इसके उपकरण का नाम क्या है? तो बाड़े की गुनिया। ऑप्शन पहला ही सही है, बाड़े की गुनिया। आज ही आया था ये क्वेश्चन, और बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, वो बार बार ध्यान रखना इस चीज़ का। 9वां क्वेश्चन है, कंपास का उपयोग कहाँ किया था? तो कंपास का उपयोग किया था वृत्त बनाने के लिए। ये क्वेश्चन आज ही आया है, 10वां, तीनों शिफ्टों में आए हैं जो क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आज लगातार सभी शिफ्टों में आए हैं। 10वां क्वेश्चन है, सामग्री में परस्पर प्रतिरोध प्रतीक को पहचाने। तो इसका जो सही आंसर है इस्पात। ध्यान रखना, अगर ऐसा बना हुआ मिल जाए तो इसका क्या बोलेंगे? इस्पात। 11वां क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया सामग्री का नाम क्या है? तो ऐसा जो चित्र बना हुआ 11वें में जो बना हुआ ऐसा मिल जाए तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ए, मतलब पानी। 12वां क्वेश्चन, इस उपकरण का नाम क्या है? तो 12वें का जो उपकरण है, काटने वाला सरौता। 14वां क्वेश्चन जी भी आया था, एक ओपन एंड स्पैनर। 16वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है कांच, ऑप्शन डी। 17वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, आज ही आया है जो क्वेश्चन एग्जाम में, इसका सही आंसर क्या है? 17वें का लकड़ी। ध्यान रखना। तो जी मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन कौन से। एक तो 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन में देखो, इसका सही आंसर लेड, कांच, लकड़ी, कागज। तो 17वें का जो आंसर है लकड़ी, एक 17वां क्वेश्चन, एक 16वां क्वेश्चन कांच, 16वां, और यहाँ से 11वां और 10वां, ये लगा हर पेपर में यहाँ नहीं, कंपलसरी, इनके बिना पेपरों नहीं बनना है। और 12वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हो, जो चापन अपनी भाषा में कहते हैं चाबी, इसको बोलते हैं ओपन एंड स्पैनर। आईएस नियम के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक ए सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? 7.2।
5 जे वाला पहला ही सही ऑप्शन है इसका, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें। इसमें सबसे दूसरा क्वेश्चन देख लो, पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड कौन सी है? सबसे कठोर जो है वो है 9H वाली, और सबसे नरम ग्रेड होती है वो 7B वाली, 7B। यहाँ से देख लो पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड HB, ऑप्शन बी में 9B, B 6B, तो 9H सबसे कठोर है, और सबसे नरम कौन सी है? 7B। चौथा क्वेश्चन, ड्राइंग पेंसिल बनी होती है तो उसका कार्बन, इस्पात, 2 ऑप्शन दे रहा, सी कह रहा ग्रेफाइट, क्यो लाइन, और डी है कांच। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ग्रेफाइट क्यो लाइन। कोण मापने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो अब सबको पता है, इसको चांदा बोलते हैं। इस उपकरण का नाम क्या है? 8वां क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं 8वें क्वेश्चन बड़ी प्रकार। तो मैं इसमें से कुछ खास क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन्हीं को समझना। इस उपकरण का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं ओपन एंड स्पैनर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस कैलीपर का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन, कैलीपर का नाम क्या है? आंतरिक कैलीपर बोलते हैं इसको, जो चित्र दूसरा दिख रहा है आंतरिक कैलीपर। नीचे दी गई फाइल में कौन सी सिंगल कट रेती है? जब ऐसी फाइल दी गई है, इसमें सिंगल कट रेती कौन सी है? तो जो दिख रही है ये सिंगल कट रेती है। नीचे एक दिए गए हैंड टूल का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं कटिंग प्लायर। ये जो क्वेश्चन दिया है ये आज के पेपर में आया था, 7वां क्वेश्चन, लकड़ी का हथौड़ा। और क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, बार बार वही रिपीट हो जाते हैं। टूल का नाम क्या है? 8वां क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर। अगर ऐसा आ जाए तो बॉल पिन हैमर, ध्यान रखना। 8वां क्वेश्चन ऐसे ही कैसा आ जाएगा? इसमें से कुछ नहीं देखना आपको, छोड़ो इसको। हाँ, 7वां क्वेश्चन देख लो। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा RS, जो RS है वो कौन सी रेखा है? तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, ऑप्शन डी। देख लो गोल चक्कर को स्पर्श करते हुए जा रही है ना RS रेखा, तो स्पर्श रेखा हो गई वो। एक वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन बी त्रिज्या। अब इसमें आ जाओ, इसमें से कुछ ना कुछ आपको 100% मिल जाएगा। एक दो क्वेश्चन तो मिलेंगे। ऑप्शन पहला ही कह रहा है कि दिष्ट धारा संकेत कौन सा है? तो DC कौन सा है? ऑप्शन सी वाला जो दिख रहा है वो DC वाला, सीधी लाइन है डॉट डॉट वाली, तो वो DC हुई। प्रत्यावर्ती धारा संकेत कौन सा है? AC का। तो इसमें जो पहले नंबर पे जो दिख रहा है वो AC वाला होता है। विद्युत घंटी का संकेत कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी। ये चित्र कुछ नहीं करना, ऐसा कैसा चित्र बना ही आएगा, आपको सिर्फ दिमाग में बैठाना है कि हाँ ये इसका आंसर है, और कुछ नहीं इसमें। चौथा क्वेश्चन, दिए गए मापक यंत्र का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? चौथा क्वेश्चन, तो ऐसा कैसा ही आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ऊर्जा मापी बोलते हैं इसको। 5वां क्वेश्चन है जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। भी बनाया तो ध्यान रखना, वोल्ट मीटर मतलब ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। दिए गए मापक प्रतीक का चिन्ह, ऑप्शन देखो इसमें ए बना है, 6वें क्वेश्चन में ए, तो इसको ए बना तो एम्पियर मीटर कह लो या अमीटर कह लो, ऑप्शन बी। 7वां क्वेश्चन, दिए गए डायोड के प्रतीक। अब देखो इसमें क्या गोल चक्कर के अंदर एक जेड टाइप का बन रहा है, तो इसको बोलते हैं जेनेट डायोड, ऑप्शन ए। 8वां क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं PN डायोड। 9वां क्वेश्चन है SCR कौन सा है? इसका ऑप्शन सही है सी वाला, ऑप्शन सी वाला, जे इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांसफार्मर का प्रतीक कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, इसमें प्रतीक कौन सा है? तो इसको प्रतीक को बोलते हैं UJT। देखो ये बीच में यू टाइप का बन रहा है, तो इसको UJT, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रतीक की पहचान कराएं। ओम मीटर बोलते हैं इसको, ओम मीटर, तो ये ओम मीटर हो गया। 15वां क्वेश्चन है, प्रतीक की पहचान कराएं, तो इसको बोलते हैं क्या? फ्यूज़, तो फ्यूज़ इसको ध्यान रखना। 16वां क्वेश्चन है, प्रतीक का नाम क्या है? इसको बोलते हैं बैटरी, ऑप्शन सी।
फोटोवोल्टाइक सेल कौन सा है? तो ऑप्शन इसका सही है ये वाला, बी वाला सही है इसका, ये नहीं है सही। तो ये पूरा आपका जितना था वीडियो के अंतर्गत तो पूरा इम्पोर्टेंट हो गया। और लास्ट में जो चीज़ें आपने बताई थी ड्राइंग में घुस के, वो चीज़ें आपकी बहुत इम्पोर्टेंट थी। कुछ इसमें वर्कशॉप के वो देख लो, 2-4 क्वेश्चन जो बार बार आ जाए थे, ये इसमें से वर्कशॉप में से कुछ क्वेश्चन है वो बहुत बार बार रिपीट होके आए हैं। इकाइयों की प्रणाली, इसमें देखना इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? तो ब्रिटिश और मेट्रिक। ऑप्शन इसका बी से इसका करेक्ट मौलिक और व्युत्पन्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तीसरा क्वेश्चन आज सभी शिफ्टों में आया है, तीसरा क्वेश्चन 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में जो मिलीमीटर होते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 25.5। आज सभी शिफ्टों में आया है, जो इससे पहले भी कई बार आया हुआ है। चौथा क्वेश्चन, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? तो मौलिक और व्युत्पन्न। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन आज ही आया है और इससे पहले भी कई बार आया है। तो एम मतलब क्या होता है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मीटर। जीरो 1 का वर्गमूल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 0.0001। ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है 529 का वर्गमूल आज ही आया है। 529 का वर्गमूल, इसका सही आंसर है 23। तीसरा क्वेश्चन है 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है? तो ये अब न्यूमेरिकल बेस सवाल है, तो 5:1 जी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लो, कौन सा खनिज इंसुलेटर है? खनिज इंसुलेटर जो होता है वो माइका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन तीसरा, इनमें से अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट, पीतल, पारा, लोहा। तो अधातु जो है वो ग्रेफाइट है। छठवां क्वेश्चन, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? कच्चा लोहा, इस्पात, नरम लोहा। तो कच्चा लोहा भंगुर धातु होती है इसमें। पहला ही क्वेश्चन इसमें, किसी पदार्थ के द्रव्यमान की इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। गति का सूत्र है, तय की गई दूरी बटे समय, तय की गई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। गति की इकाई क्या है? पहला ही आंसर है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का सूत्र क्या? क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो विस्थापन बटे समय। ऑप्शन बी। जे आप ध्यान रखना, गति का सूत्र और गति की इकाई और वेग का सूत्र इम्पोर्टेंट है तीनों। छठवां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विस्थापन और परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। जी ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, पहला वाला क्वेश्चन पानी का क्वथनांक, ये आज आया है, हर पेपर में आया है आज में। तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस। चौथा क्वेश्चन 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल में बदलें। 0 केल्विन हो, उसमें कोई नहीं। हाँ, 7वां क्वेश्चन भी घुमाने के लिए बहुत आया है। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है, तो फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक होता है 212। वैसे पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर वो पूछे फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है, तो 212 लगाना, फ़ारेनहाइट पूछे तो। 8वां क्वेश्चन है, केल्विन स्केल में पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो 273। केल्विन में 273। ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई ऑप्शन सी है ओम। और यहीं जो पूछ रहे प्रतिरोधकता की इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। और प्रतिरोधकता
पूछने प्रतिरोधकता तो ओम मीटर। सातवां क्वेश्चन है ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें 746 वाट होते हैं, ध्यान रखना ऑप्शन डी। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, हो गया जितना होना था। आप तो बस इतना करना कि वीडियो को इतना मतलब देखते रहना, जितना अधिक हो सके अधिक से अधिक बार देख लेना आप इसमें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।